हेलो बच्चा लोग, स्वागत है तुम सभी का। आज हम लोग समझेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसी के साथ में पीस इंडिया एक्ट 1784 को। तो देखो, ये जो दो कानून है, इन दो कानूनों को लाने का मकसद एक ही था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू करने के बाद से जो नया नया प्रॉब्लम्स उभर कर आने लगा था, उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को और इम्प्रूव करने के लिए इन दो कानूनों को लागू किया गया था। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम्स उभर कर आने लगा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लागू करने के बाद से? पहले उन सारी चीजों को समझते हैं, फिर समझेंगे कि उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस लाया गया था। ठीक है, तो देखो, जो पहला मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल, कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का। इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है, इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट कहाँ का? कलकत्ता का। इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक लड़ाई जैसा माहौल शुरू हो गया था। क्यों शुरू हुआ था? कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसके कंधे पर ही पूरा जिम्मेवारी था कि इंडिया को नहीं, कि यूनाइटेड किंगडम को इंडिया से ढेर सारा सोना, ढेर सारा हीरा मोती, ढेर सारा जायदाद जेवर सब कुछ लूट कर दो तुम। तो अगर इसको लूटना है, यूनाइटेड किंगडम को अमीर बनाना है, इंडिया में ज्यादा लूट मचाना है, तो गवर्नर जनरल को करना क्या पड़ेगा? गवर्नर जनरल को सबसे पहले तो कुछ कुछ कानून बनाना पड़ेगा। किन के लिए? जो यूनाइटेड किंगडम से जो आदमी लोग आकर इंडिया में काम कर रहा है, उन लोगों के लिए। अगर उन लोगों के लिए कानून बनाना होगा तो गवर्नर जनरल सीधा कानून नहीं बना सकता है या उन लोगों पे लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल को सबसे पहले तो उस कानून का जो बिल होगा, उस बिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, कितना दुख था इस बेचारे के जिंदगी में, देखो तुम। सबसे पहले गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उस बिल को पास कराना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से वो बिल पास हो गया या वो कानून पास हो गया, तो गवर्नर जनरल को फिर से उस कानून को लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल का दिया हुआ कानून को रजिस्टर करने से मना कर देता था, जिसके वजह से गवर्नर जनरल को एकदम खतरनाक गुस्सा आने लग जाता था। और ये कई बार तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो क्या था, चीफ जज था, सर एलिजा इम्पे, इसको एकदम खा जाने को मतलब राजी हो गया था। ठीक है, एलिजा इम्पे को गवर्नर जनरल एकदम खा जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में कुछ गड़बड़ी हुआ तो सारा गाली गवर्नर जनरल को सुनना पड़ेगा। लेकिन बेचारा, इसका पावर देखो, इसका पावर कुछ है ही नहीं। इसका आधा पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने खा रखा है, आधा पावर सुप्रीम कोर्ट ने खा रखा है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बिल पास नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरकार नहीं है गवर्नर जनरल को, वो ऐसे नल्ला बैठा रह जाएगा। मतलब इसका पावर कुछ नहीं है, बस नाम का है गवर्नर जनरल। ठीक है, पावर कुछ है नहीं। कानून बनाने के लिए इसको दो स्टेजों को पहले पार करना पड़ेगा। तो गवर्नर जनरल तो बेकार में गाली नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा वो बेकार में गाली? क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ पावर है ही नहीं। इसके वजह से ये गवर्नर जनरल इस एलिजा इम्पे को एकदम मतलब टेढ़ी आंख से भी देखना नहीं चाहता था। आया बात समझ में? तो इन दोनों का इसी मतलब लड़ाई या टकरार को खत्म करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया था। ठीक है, तो और इसमें सिर्फ यही बात नहीं है कि इन दोनों का टकरार खत्म हो। यूनाइटेड किंगडम ने यह भी रियलाइज किया कि अगर गवर्नर जनरल कमजोर रहा इंडिया में, जो गवर्नर जनरल पूरा इंडिया को संभालने के लिए यहाँ पर रखा गया है, अगर वो कमजोर रहा, मतलब कि इंडिया में यूनाइटेड किंगडम का जो भी छाप है या जो भी पकड़ है, वो पकड़ भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर जनरल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। ठीक है, तो इसका प्रोविजन क्या था, किसने ये प्रोविजन बनवाया था, सारी चीजों को अभी समझते हैं। ये चीज को मैं मिटा के तुमको अलग से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है, उसका पहला प्रोविजन क्या था और प्रोविजन बनाने के लिए सलाह मशवरा किसने दिया था, उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है ना, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसी के सलाह मशवरे के आधार पर ही बनाया गया था। तो जो गवर्नमेंट था, जैसे कि मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नर जनरल का पावर बढ़ा दिया जाए, तो सीधा गवर्नमेंट ने इस चीज का मतलब वो विश्लेषण नहीं किया।
गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में एक कमेटी बनवाया, ठीक है। अपने यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट में क्या बनाया, एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी का नाम रखा गया टोचेट कमेटी। क्या कमेटी, टोचेट कमेटी। और गवर्नमेंट ने इस टोचेट कमेटी को ही जिम्मेवारी दिया कि ये जो अभी इंडिया में माहौल है, जो सिचुएशन है, जो गवर्नर जनरल का कम पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या मतलब पाबंदियां लगाया जाए, या कैसा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नए तरीके से लाया जाए कि गवर्नर जनरल का पावर बढ़े, इसके बारे में टोचेट कमेटी को जिम्मेवारी दिया गया कि वो लोग सोचे समझे फिर कुछ एक ये लोग प्रोविजन बना सके। तो टोचेट कमेटी के सलाह मशवरे पर ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का जो प्रोविजन था उसको बनाया गया। तो देखो प्रोविजन क्या था, या टोचेट कमेटी का सलाह मशवरा क्या था। तो टोचेट कमेटी ने ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में है, उस सुप्रीम कोर्ट को ना सारा पैसों का रिलेटेड मामलों से ना बाहर कर दिया जाए, कि अभी से पैसों का रिलेटेड मामला, व्यापार से रिलेटेड जो भी मामला होगा, सारे मामलों को अभी से कौन डिसाइड करेगा, या अगर कुछ कानून बनना हो पैसों से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, सारा कानून कौन बनाएगा, अभी से गवर्नर जनरल बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, या गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से आके कोई परमिशन लेने का कोई दरकार नहीं है कि पैसों से रिलेटेड अगर कुछ भी हो, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के पास आने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। पैसों से रिलेटेड सारे मामलों से सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो देखो, तो पहला प्रोविजन ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट वाज excluded from all the matters related to revenues। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि पैसों के मामले से अभी से सुप्रीम कोर्ट तुम बाहर ही रहो, तुमको पैसा का कोई चिंता करने का दरकार नहीं है। अभी से पैसों से रिलेटेड जो भी मामला होगा वो गवर्नर जनरल समझेगा, जो बदलाव लाना होगा वो गवर्नर जनरल लाएगा, तुम उस पर बीच में घुस के कुछ काम नहीं करोगे, ठीक है। तो इससे गवर्नर जनरल को एक थोड़ा सा शक्ति मिला कि हाँ अभी तो कुछ तो हुआ, जो मेरा पास ताकत है। लेकिन अभी तक गवर्नर जनरल का हाथ में कानून बनाने का शक्ति अभी तक आया नहीं, क्योंकि कानून बनना होने से उसको एक्सिक्यूटिव काउंसिल से पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को मन में रखना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बस सुप्रीम कोर्ट को कानून का जो दायरा था उस दायरे से कुछ हद से बाहर कर दिया गया, जैसे कि पैसों के रिलेटेड से। और दूसरा क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था ना, ये बड़ा हरामी था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा हरामी था, ये अपने मन मर्जी से मतलब किसी को भी कुछ भी जजमेंट दे दिया करता था। जैसे कि अभी मान लो हिंदू लोगों का कुछ अलग धार्मिक कानून हुआ होता था, मतलब पहले दिन में, जैसे कि सती सिस्टम, ऐसा टाइप का बहुत सारा धार्मिक कानून हुआ करता था। वैसे मुसलमान लोगों का भी एक धार्मिक कानून हुआ करता था। ये जो सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट उस धार्मिक कानूनों का कोई इज्जत नहीं करता था। ये अपने हिसाब से उनको सजा दिया करता था, अपने हिसाब से उनको जजमेंट दिया करता था। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि इंडिया में जो लोकल धार्मिक कानून है, उन सारे कानूनों को दायरे में रख के ही तुम कोई जजमेंट सुनाओगे। ऐसा ना हो कि इंडिया का जो सेंटिमेंट है धर्म को लेके, वो सेंटिमेंट बिगड़ जाए और तुमको लात मार के भगा दे वहां से। तो सुप्रीम कोर्ट को एक और फटकार लगाया क्या कि सुप्रीम कोर्ट अभी से कुछ भी जजमेंट सुनाने से पहले उन धार्मिक कानूनों को इज्जत करके ही जजमेंट सुनाए, ठीक है। दूसरा प्रोविजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट शुड रेस्पेक्ट all the local religious laws, ठीक है। सारे धार्मिक कानूनों को सुप्रीम कोर्ट इज्जत देना शुरू कर दो, ठीक है। तो यही दो था वो प्रोविजन। पहला, सुप्रीम कोर्ट को पैसों से रिलेटेड सारे मामलों से बाहर कर दिया गया, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि धार्मिक कानूनों का रेस्पेक्ट करो, ठीक है। अभी आते हैं पीस इंडिया एक्ट में। कहां पे? पीस इंडिया एक्ट में।
तो देखो ये जो पीस इंडिया एक्ट था ना, इसको लाने का भी कारण है, इसके पीछे में भी कुछ कारण है। पीस इंडिया एक्ट को लाने का पीछे भी क्या है, कुछ कानून है, सॉरी कुछ कारण है पीस इंडिया एक्ट 1784 को लाने के लिए। तो वो कारण क्या था? पहला कारण ये था, यही में जैसे कि हम लोगों ने समझा कि जो गवर्नर जनरल है उसका पावर बहुत कम है, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है वो क्या है, उसका पावर बहुत कम है। तो इस पीस इंडिया एक्ट में उसका पावर बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया, क्या प्रोविजन लाकर उसको बढ़ाया गया, उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पीस इंडिया एक्ट का पहला कारण था, कारण ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था 24 मेंबरों का, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंपनी का सारा इकोनॉमिक्स और सारा पॉलिटिक्स इन्हीं के हाथ में हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापार रिलेटेड मामला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालता था। सारा पॉलिटिकल मामला, यानी कि कल कौन से राजा को मारना है, कल किससे कितना जमीन छीनना है, ये सारे चीजों को हम लोग क्या कहते थे, पॉलिटिकल मैटर्स। जैसे कि कल कौन से राजा को मारकर उससे कैसा एग्रीमेंट करना है, किस कौन से राजा से कैसा ट्रीटी साइन कराना है, इसको मानना है, उसको नहीं मानना है, ये सारा क्या हुआ करता था, पॉलिटिकल मैटर। तो इन सारे पॉलिटिकल मैटरों को कौन संभालता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालता था। उसी के साथ जो व्यापार रिलेटेड मामला है कि कल कितना लूटना है, कल कितना छीन कर लाना है, वहां पर कितना दाम में बेचना है, इसको कितना कम दाम में बेचना है, ये सारा चीज भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही संभालता है। यानी कि व्यापार और पॉलिटिक्स दोनों कौन संभालता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन पीस इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया, इस सारे चीज को चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल चीज होता है ना, ये बहुत ही मतलब गंदा चीज होता है, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलग ही देश बना लेगा इंडिया में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को मतलब भूल ही जाएगा। तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम का जो गवर्नमेंट था, उन लोगों ने सोचा कि ये जो पॉलिटिकल मतलब राइट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, इसी चीज को छीन लेते हैं इन लोगों से। आया बात समझ में? तो पीस इंडिया एक्ट लाने के बाद क्या हुआ, ये जो पॉलिटिकल राइट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, इसी को छीन लिया। पीस इंडिया एक्ट 1784 जैसे या उस पर पहला प्रोविजन ये दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी से सिर्फ इकोनॉमिकल मामला संभालेगा, व्यापार रिलेटेड सारा मामला अभी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालेगा, लेकिन जितना पॉलिटिकल मामला होगा वो कोई और संभालेगा, ठीक है। तो वो कौन संभालेगा, तो अभी से एक नया बोर्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी से ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारा पॉलिटिकल मामला संभालेगा इंडिया में, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, सारा पॉलिटिकल मामला इंडिया में संभालेगा। अभी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिटिकल मामला नहीं संभालेगा, अभी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ व्यापार रिलेटेड मामला ही संभालेगा। तो देखो एक नया बोर्ड का जन्म हुआ यहाँ पे। इस बोर्ड में 6 मेंबर हुआ करता था, कितना, 6। इन 6 मेंबरों में से पहला मेंबर जो था वो यूनाइटेड किंगडम का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। वो यूनाइटेड किंगडम का क्या, एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब कि ये 6 मेंबरों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, दूसरा होता है चांसलर ऑफ एक्सक्यूअर, एक्सचेकर भी बोलते हैं इसे, हाँ, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है। 1 2 हो गया, बाकी रह गया और 4। एक होगा प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल जिसपे 4 मेंबर होगा, 4 5 1 6, ठीक है। टोटल 6 मेंबर कहाँ में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जहाँ पे 4 होगा प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल यानी कि ये जो 4 मेंबर था, इन 4 मेंबरों का यूनाइटेड किंगडम का जो राजा है या जो रानी है, वो रानी इन 4 मेंबरों का अपॉइंट करेगा, ठीक है। और बाकी जो ये चांसलर ऑफ एक्सक्यूअर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। एक फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट को बोलता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का। तो ये 6 मिलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संभालता था। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, पॉलिटिकल मेंबर
पॉलिटिकल मैटर सबको क्या करना, चेक करना या उनको रेगुलेट करना या उनको एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो इसका पहला प्रोविजन ही क्या था, ए न्यू बोर्ड वाज फॉर्म नेम्ड एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। Named as Board of Control, consisting of 6 members, was formed to look after all the political matters, ठीक है। ये था एक प्रोविजन जो पीस इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। दूसरा प्रोविजन क्या था, दूसरा प्रोविजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया को अपना माल बोलता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, वो इंडिया को अपना घर समझता था। इंडिया में जितना भी मिट्टी या संपत्ति वो लोगों ने लूट कर रखा था, मतलब कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना इलाका लूट कर रखा था वो सारा इलाका किसका हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था। लेकिन अभी से इंडिया में जितना भी मिट्टी, जितना भी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा में है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का संपत्ति नहीं कहा जाएगा। अभी से उनको कहा जाएगा क्या, यूनाइटेड किंगडम का संपत्ति, ठीक है। अब देखो अपने ही अपने ना रहे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन रिटेन द इंडियन पोजेशन, और यहाँ में क्या कहा गया कि अभी से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं होगा, अभी से वो यूनाइटेड किंगडम का होगा, ठीक है। तो दूसरा प्रोविजन क्या था कि ऑल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज पोजीशंस इन इंडिया टेरिटरीज विल बी टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजीशंस। अभी से जो इंडिया में जितना भी जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था और उसका नाम भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बोला जाता था, उसको क्या कर दिया गया, उसको अभी से ब्रिटिश पोजीशन का नाम से बुलाया जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संपत्ति है बोल के बोला नहीं जाएगा, ठीक है। देखो कितना चालू है अंग्रेज लोग, अपनों से भी लूट लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, समझ में आया। तो ये था दूसरा प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन क्या था, तीसरा प्रोविजन ये था कि गवर्नर जनरल को और थोड़ा पावरफुल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, गवर्नर जनरल को और थोड़ा सा पावरफुल बना दिया जाए, जिसके कारण से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 मेंबर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होता था कि 4 मेंबर था, इसी 4 में से एक मेंबर को निकाल दिया गया है, इसी 4 में से एक मेंबर को निकाल दिया गया और इसको 3 बना दिया गया, ठीक है। 1 of the member from the executive council was removed, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। 4 में से एक मेंबर को क्या कर दिया गया, निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और जिस मेंबर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया ना, उसका पोस्ट कोई कम पोस्ट वाला नहीं था, वो एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सेनापति होता था, जिस सेनापति को निकाल के फेंक दिया कि तुम्हारा कोई दरकार नहीं अभी से कानून बनाने में, तुम बस सेना संभालो। आया बात समझ में, सेनापति को ही क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से निकाल दिया गया। अभी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग आ गए, अभी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 लोग आ गए। अभी से अगर कोई कानून बनना होगा तो इलेक्शन इन तीनों के बीच में ही होगा। आया बात समझ में। लेकिन फिर भी कुछ एक दिक्कत तो हो रहा था, जैसे कि मान लो ये 3 में से किसी 2 ने कहा कानून बनना चाहिए, तब तो कानून बन जाएगा, और एक ने कहा कानून नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा हो, इन 3 में से अगर किसी एक ने कहा कानून बनना चाहिए और अगर 2 ने कहा कानून नहीं बनना चाहिए, तब तो नहीं बनेगा कानून। तब मान लो गवर्नर जनरल बोलेगा कि नहीं कानून बनना चाहिए, तब और एक वोट आएगा। टोटल कितना हुआ, 2-2। अभी भी टाई हो रहा है सिचुएशन, और टाई सिचुएशन में तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए क्या किया गया कि 1784 के 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद और एक एक्ट पास किया गया, ठीक है। और एक एक्ट क्या किया गया, पास किया गया, जिसको हम चार्टर एक्ट 1786 भी कहते हैं। चार्टर एक्ट 1786 में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया, ठीक है। वीटो
power was granted to गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल को ईयर 1786 में क्या मिला? वीटो पावर मिला। वीटो पावर यानी कि अभी अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दे कि ना भैया कानून ना बने, गवर्नर जनरल बोलेगा ले हम अपना वीटो करता है, और वीटो करके उनका डिसीजन जो था वो डिसीजन को काट देगा और बोलेगा कानून बनेगा। क्या होगा? कानून बनेगा। ये होता है वीटो का पावर। कोई भी डिसीजन को नकार सकता है या डिसीजन को बदल सकता है अपना एक वोट से ही। आया बात समझ में? तो 1786 में ये चेंज किया गया। हाँ, और 1786 में एक बड़ा डिसीजन लिया यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट ने कि यहाँ से जो कमांडर इन चीफ, जो सेनापति को यहाँ से निकाल दिया गया था ना, अभी से सेनापति का पद गवर्नर जनरल ही संभालेगा। कौन संभालेगा? अभी से सेनापति का पद गवर्नर जनरल ही संभालेगा। ये 1786 में किया गया कि गवर्नर जनरल will be the कमांडर इन चीफ। ठीक है, गवर्नर जनरल क्या होगा कि ये अपना गवर्नर जनरल वाला जो जो काम है वो भी करेगा, साथ में सेनापति का भी काम करेगा। सेनापति को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से निकाल दिया गया था उसको पूरी तरीके से इंडिया से निकाल के फेंक दिया कि जाओ तुम यूनाइटेड किंगडम रहकर एंजॉय करो, बहुत काम कर लिए हो तुम। अभी से तुम्हारा काम कौन संभालेगा? अभी से तुम्हारा काम गवर्नर जनरल संभालेगा। तो इंडिया में पहला गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल भी था और कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बना? पहला गवर्नर जनरल और उसी के साथ में कमांडर इन चीफ। तो देखो, आज के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पीस इंडिया एक्ट बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे चार्टर टेक 1793 को। आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।